हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोलू कुमार। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और उसी का पार्ट का एक नाम है न्यूट्रिशन, जो कि क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे मार्क्स टेकअप होते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और बारीकी से समझेंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपका जोश लेवल कितना है, 100 में 100% है कि कुछ कम है। जोश लेवल बताइए कितना है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि जोश लेवल आपका कितना है। अगर 100 में 100% है तो भाई मज़ा आएगा हमको पढ़ाने में, हैं? तो ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लेते। तो न्यूट्रिशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के लिए न्यूट्रिशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग छोटा सा मैं डिफाइनिंग दिया हूँ, थोड़ा सा डिफाइन को मैं रीड कर लेता हूँ। तो न्यूट्रिशन इज द नीडेड फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो बात सही है। न्यूट्रिशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्क करता है, वर्क करते टाइम उसका एनर्जी खर्च होता है, एनर्जी उसका खर्च होता है और उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन का हम लोग का जरूरत पड़ता है। ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या एनर्जी, हाँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल में एनर्जी कहाँ खर्च होती है, खेलते टाइम, साइकिल चलाते टाइम, सोते टाइम। आपको लगा सुन के हैरान, सोते टाइम भी एनर्जी खर्च होता है? हाँ, सोते टाइम भी एनर्जी खर्च होता है। तो कैसे भाई? सोते टाइम ब्लड हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड मूव करते रहता है। तो ब्लड मूव करते रहता है तो उसमें भी कुछ एनर्जी एक्सपेंड होती है और कोई एक दो घंटे पहले खाना खाएं, उस खाना को डाइजेस्ट करने में एनर्जी एक्सपेंड होते हैं। तो ये हो गई। आए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ मैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, जब भी मैं पढ़ाऊँ कॉपी कलम हाथ में होनी चाहिए और जो मैं लिखवाऊँ उसको राइट डाउन करते रहिएगा अपने नोट कॉपी पे। ठीक है, नोटबुक पे। तो मैं इसको न्यूट्रिशन को बता रहा हूँ। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। तो ये यहाँ पे समझिएगा न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब है कि हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलती है, मिनरल कहाँ से मिलती है, विटामिन कहाँ से मिलती है? तो हमको मिलती है न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स में किसके अंदर से? तो मैं 5 पॉइंट लिखा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा हूँ। तो चलिए मैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका 5 पॉइंट में लिखा हूँ। तो चलिए इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट और ये थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एक ही हैं, कार्बोहाइड्रेट और ये तीनों एक कहने का मतलब दोनों का एक ही काम है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का। और ये तीनों का एक भी काम है, थोड़ा सा मिनरल का थोड़ा डिफरेंट, लेकिन एक ही काम। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग का एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग का क्या प्रोवाइड करता है? हम लोग का एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। और फैट्स, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? यह भी तो कोई प्रश्न पूछता है कि भाई एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो एनर्जी मिलती है व्हीट, राइस, ऑयल, पल्स, कॉर्न से हमको एनर्जी मिलती है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है।
तो फिर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल का क्या काम है? तो ये लोग एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते ना। विटामिन मिनरल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इसका काम दूसरा है। विटामिन मिनरल और प्रोटीन का काम दूसरा है। तो भाई उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो बॉडी को मेंटेन करता है। विटामिन प्रोटीन बॉडी को क्या करता है? मेंटेन करता है। कि विटामिन प्रोटीन कहाँ से मिलती है? तो हम लोगों को वेजिटेबल फ्रूट से ये सब मिलती है। और थोड़ा सा मैं डिस्कस मिनरल, थोड़ा सा यहाँ पे मिनरल के बारे में मैं बता देता हूँ। मिनरल्स तो ये हम लोग को मिल्क से मिलता है। मिल्क तो मम्मी पापा हम लोग को बचपन में कहते थे कि बेटा दूध पियो, दूध पियो। वो क्यों बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे कि दूध में मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बोन के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। बोन्स के लिए बेनिफिट होता है। इससे हमारा हड्डी मजबूत होता है। ठीक है, तो इसका मैं सिंपल भाषा में ये बताऊं न्यूट्रिएंट्स का। कोई अगर पूछे कि का एनर्जी किस चीज़ से प्राप्त होती है, किस चीज़ से हमको एनर्जी मिलता है, तो बोलिएगा कि कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलता है। और अगर ये भी कोई प्रश्न करे कि विटामिन प्रोटीन एंड मिनरल से क्या होता है, तो बोलिएगा कि ये तीनों से हमको एनर्जी नहीं मिलती है। तो इससे क्या मिलती है? तो इसका बस इतना ही काम है कि बॉडी को मेंटेन करता है, बस। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कार्बोहाइड्रेट का मैं थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लीजिए कॉपी में। तो कार्बोहाइड्रेट हमको डिफरेंट मतलब 3 टाइप और हो सकते हैं, तो लेकिन हमको मुख्य रूप से शायद 3 और हो सकते नहीं पता, लेकिन जो है इतना ही है सर। तो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में मिलता है? स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में और ग्लूकोज के फॉर्म में। 3 फॉर्म में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ। तो एक बात मैं ग्लूकोज पर थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि ग्लूकोज तो गर्मी के टाइम में सबके घर में ग्लूकोज आता होगा, हाँ, ग्लूकोन डी। तो अगर मान लीजिए कहीं से अगर घूम के आए, कहीं से कहीं मार्केट गए घूम के, स्कूल गए घूम के आए, तो एक गिलास में 2 चम्मच उसमें ग्लूकोन डी डालते हैं, अगर उसको मिलाकर अगर पी लेते हैं, तो आप बोलते हो कि जान में जान आ गई। हाँ, तो जान में जान आ गई, तो इसका मतलब कि उसको देखिए, उसके बैक साइड पे, उसके कवर का जो ग्लूकोन डी उसका बैक साइड पे कार्बोहाइड्रेट का मात्रा उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। बस यही इतना कर रहा है। और तो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग चलेगा, और ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट, इसको बारीकी से कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। भाई जोश लेवल मत कम होने देना, ठीक है? और जोश लेवल कम हो गया तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, क्लास 10 फेल कर जाओ अगर जोश लेवल कम हो गया तो। अपने आप को बहुत तपा दो, ऐसा तपा दो कि तुम्हारे टक्कर में कोई आ ना सके। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में कितने पार्ट होते हैं? तो न्यूट्रिशन के 2 पार्ट होते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑटो कहने का मतलब, यहाँ पे 2 सेंटेंस, ऑटो एक का नाम है ट्रॉपिक, ऑटो कहने का मतलब सेल्फ, और ट्रॉपिक कहने का मतलब है न्यूट्रिशन। आपको कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। और आ रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हेट्रो कहने का मतलब
अदर। ट्रॉपिक का तो जान ही रहे हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन बने, तो यहाँ ट्रॉपिक करने का मतलब है न्यूट्रिशन। सेल्फ और अदर क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक उसको बोलते हैं जो खुद से खाना बनाता है। खुद से खाना बनाता है, ये क्या बोलते हैं? तो जो खुद से खाना तैयार करता है उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं, और खुद पे डिपेंड होता है उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, तो खुद पे डिपेंड होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है, ये क्या है? तो जो खुद से खाना तैयार करे, जो खुद से खाना बनाए, वो सिंपल भाषा में मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि जो खुद से खाना बनाए वो ऑटोट्रॉपिक, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर है, वो हेटेरोट्रॉपिक। बस ये इतना बात है। तो दूसरे के ऊपर कौन है? तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि दूसरे के ऊपर कौन डिपेंड है। प्लांट नहीं, यहाँ पे खुद पे कौन डिपेंड है? तो प्लांट, एल्गी, ये खुद से अपने खाना प्रिपेयर करते हैं। बैक्टीरिया, ये खुद से अपना फूड तैयार करते हैं। ठीक है, खुद से अपना ये भोजन तैयार करते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरे के ऊपर डिपेंड कौन होते हैं? लायन, टाइगर, चीता, ये सब क्या है? एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। ठीक है, और आपको मन में प्रश्न उठता हो कि प्लांट तो भाई जब फोटोसिंथेसिस करता है तो सनलाइट के द्वारा करता है। भाई करता है सनलाइट के द्वारा, ये राइट है, लेकिन अपने अंदर तो करता है ना, अपने अंदर ना करता है। इसी कारण इसको हेटेरोट्रॉपिक, इसी कारण इसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और ये पूरी तरह से दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसी कारण उसको हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। बस सिंपल सा बात ये है। हाँ, ये तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन हाँ, एक फ्लाइट ट्रैप, वेनस फ्लाइट ट्रैप का एक ट्री आता है, मतलब प्लांट आता है, वो क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म को मतलब लेते हैं। ठीक है, मैं बता दिया, दिमाग में आया। और जनरली प्लांट्स अपने ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसका तीन पार्ट होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का इसका कोई पार्ट नहीं होता, ऑटोट्रॉपिक का कोई पार्ट नहीं होता। हेटेरोट्रॉपिक का 3 पार्ट, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हार्मिवोरस, में तीनों पार्ट को मैं यहाँ लिख देता। तो मैं ये बता रहा था कि हार्मिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये तीनों क्या होते हैं? हार्मिवोरस। तो ये लोग लगता है कि हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं, क्लास 5 या 6, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये तो सिंपल है, ये तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं याद, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो हार्मिवोरस जो कि सिर्फ किस पे डिपेंड, हार्मिवोरस उसे बोलते हैं जो सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंड है, वो प्लांट के सिवाय और कुछ ना खाए, उसे सिर्फ हार्मिवोरस बोलते हैं। सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज। तो भाई कौन कौन? एलिफेंट, काऊ, बफेलो, ये सब हार्मिवोरस। बोलिए गोट, बैल, बकरी, हाँ बैलो बकरी सब उसी का एग्जाम्पल है। तो बोलिएगा कि ये सब तो भूसा खाता है, तो भाई भूसा कहाँ से आता? प्लांट से तो भूसा भूसी आता है। तो ये हो गया कार्निवोरस जो सिर्फ किस पे डिपेंड? फ्लैश पे। फ्लैश पे देखिएगा, यहाँ पे मैं फ्लैश लिख दूँ कि फ्लैश यानी मांस, कहीं कहीं बुक में फ्लैश भी लिख देता है, तो इसी का मैं फ्लैश एनिमल दोनों लिख दूँ। तो जो सिर्फ मांस के ऊपर डिपेंड हो उसे कहते हैं कार्निवोरस। जो सिर्फ मांस के ऊपर डिपेंड हो उसे कार्निवोरस कहते हैं। तो कौन कौन मांस के ऊपर डिपेंड हो? चीता,
लायन, टाइगर, ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं, कार्निवोर्स भी लेते हैं और हार्निवोर्स भी लेते हैं, उसी को बोलते हैं ओमनीवोर्स, जो दोनों खाए। दोनों खाने का मतलब प्लांट भी खाए एनिमल भी खाए, उसे ओमनीवोर्स कहते हैं। तो वो कौन खाते हैं? कौवा, क्रो, ह्यूमन बीइंग नहीं भाई, हम नहीं खाते हैं, मानव खाते हैं लेकिन हम नहीं खाते। तो ये ओमनीवोर्स का डिफाइन हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। और तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का मैं डिफाइन लिख दिया हूँ, सिंपल डिफाइन है, मैं इसको सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। भाई जोश लेवल मत कम होने देना, 100 में 100% जोश लेवल रखना, ठीक है। तो चलिए इसको मैं डिफाइन पढ़ लेता। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस कैरी आउट बाय प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये कह रहा है, ये डिफिनेशन ये कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो किसके प्रेजेंट में? सनलाइट के प्रेजेंट में, तब जाकर फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको ये लगाओ कि यहाँ पे क्लोरोफिल लिखने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई जरूरत थी, इसी कारण मैं यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा हूँ। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस उस जगह पे होता है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट था, मैं इसको ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। ये डिफाइन का सिंपल वे में आप बोलिएगा कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर गया, आपस में कंबाइन कर प्रेजेंट ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है, और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक पॉइंट और है, व्हेन प्लांट डू नॉट मेट क्लोरोफिल डू नॉट लिव। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा गहरी चर्चा करूँगा मैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरा भाई। ये तो आप लोग फोटोसिंथेसिस 5-6 से पढ़ रहे आ रहे हो, तो आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन जो ये पॉइंट है ये बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं पॉइंट। ये पॉइंट को मैं पढ़ता हूँ, व्हेन प्लांट डू नॉट मेड क्लोरोफिल देन लिविंग विल डू नॉट लिव। ये बात 100 में 100% सही है, इसको बात को कोई नहीं काट सकता। जो मैं इस बात को बताऊंगा किसी का पावर नहीं कि जो मेरा बात काट दे। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है वो फोटोसिंथेसिस के वजह से जिंदा हो गए। क्या मैं बोला? मैं फिर से इस बात को रिपीट कर, संसार में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो किसके वजह से जिंदा है? तो फोटोसिंथेसिस के वजह से जिंदा है। अगर फोटोसिंथेसिस ना करे प्लांट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं पाएंगे, तो कह नहीं रह पाएंगे। फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट जिंदा रहता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्लांट सूख जाएगा, प्लांट सूख जाएगा तो लिविंग और प्लांट से हम लोग का खाना मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स जो भी होते हैं, गाय भैंस बैल बकरी आदि कि हम लोग लेते हैं तो प्लांट से भोजन लेते हैं, हम लोग को पता है। तो जब प्लांट ही नहीं रहेगा, तो जब प्लांट ही सूख जाएगा तो आदमी कैसे रह सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रख सकता है? तो आप लोग का बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछ देगा कि फोटोसिंथेसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है?
तो ये अगर ये भी लिख दीजिएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो अगर ये लिख दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करते तो नहीं, तो ये 5 नंबर का है तो 0.5 नंबर देगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर देगा। अगर ये पॉइंट को लिख देते हैं कि फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, तो 5 में 5%, 5 में 5 नंबर देगा, नहीं काटेगा वो। तो मैं जो बताया यही बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि प्लांट नहीं रहेंगे तो हार्बीवोरस कैसे रहेंगे, हार्बीवोरस के अंदर कार्निवोरस ओमनिवोरस कैसे रहेंगे, बात तो सही है। और इसी का मैं शॉर्टकट ट्रिक मैं बताया, CO2 + H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। हाँ एक बात और जो मैं बताया कि जहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा, जहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा वहाँ का प्लांट का पार्ट हरा रहेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस का ज़्यादातर काम चलता है, ज़्यादातर वर्क करता है फोटोसिंथेसिस प्लांट के पत्ती में, मतलब प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस काम करता है। ठीक है, तो और तो हो गया, और कुछ नहीं। और हाँ भाई, जोश लेवल कम मत होने देना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस थोड़ा लंबा चैप्टर, इसको भाई बारीकी से नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर देना। ठीक है, तो चलिए मैं क्लीन करता हूँ। तो आप लोग का मन में प्रश्न उठता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से आता है। तो ये तो सिंपल है, आप लोग को तो पता है कि नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं हम लोग के इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। वो इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लांट है CO2 के इन्वायरमेंट से लेता है। तो भाई पानी कहाँ से लेता है, तो पानी लेता है रूट से, क्योंकि जो रूट है वो रूट वाटर ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो जो रूट है तो क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और उसी थ्रू ट्रांसपोर्ट करके जाइलम ले जाता है शायद लीफ में। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसका सिंपल से ये है कि ये इन्वायरमेंट से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रूट से लेता है, बस इसके ऊपर आगे डिस्कस करूँगा। तो कंबाइन कर लिए तो हो गया फोटोसिंथेसिस। लेकिन फिर यह प्रश्न होता है कि ये व्हेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या होगा, एक नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज के साथ साथ भी ऑक्सीजन भी रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते, और ऑक्सीजन भी होंगे लेकिन ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जाके मिक्स हो जाते हैं, ग्लूकोज नहीं मिक्स होता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, और कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो आप बोलिएगा सिंपल वे में कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। कुछ देर पहले बताया कि कंबाइन करता है तो फोटोसिंथेसिस, ये तो सिंपल है, हाँ? अगर ये आपस में रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का। आपको प्रश्न होगा कि दिन में प्रोसेस ही चलता है फोटोसिंथेसिस का। हाँ, ये फोटोसिंथेसिस जो है दिन में ही वर्क करता है, रात में क्यों नहीं करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को वर्क करने के लिए सनलाइट को भी होना इम्पॉर्टेंट है। तो रात में सूर्य तो उगते नहीं है, इसी कारण फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता है। ये पॉइंट यही कह रहा है, फोटोसिंथेसिस नॉट वर्क एट नाइट बट नॉट प्रेजेंट सनलाइट। ठीक है, ये सब सिंपल पॉइंट है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्टार मार्किंग जो मैं किया, ये इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर में दे देगा, ये पूछे जा सकते हैं।
तो भाई ये मैं प्लांट का डायग्राम बना, भाई प्लांट ही लग रहा है, ठीक है भाई। पर नहीं हो तो इमेजिन करो कि प्लांट ही। तो मैं ये बताया कि वाटर क्या है, अजी रूट क्या है, वाटर ऑब्जर्वर है। तो यहाँ से लिखने चला जाएगा H2O, और इन्वायरमेंट से क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट से आ जाएगा CO2 आ जाएगा। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये ग्लूकोज का आपस में फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे C6H12O6 का, जो कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ये यहाँ एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो पता है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का फॉर्म होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आपस में फोटोसिंथेसिस बना करते हैं, तो ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, ये तो पता ही है। और जो एनर्जी बनता है जो प्लांट में यूज हो जाती है, ये तो आपको पता ही है, ये तो सब सिंपल बात है, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो ये डायग्राम को बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और ये सब बात लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक नहीं डायग्राम बना सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी बात लेफ्ट हो गई थी, छूट गई थी, तो मैं ये बता देता हूँ कि ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि प्लांट अगर ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर दे तो क्या होगा। तो अगर ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर देता है तो वह स्टार्च के फॉर्म में जाके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है प्लांट, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसी कारण प्लांट बहुत सारा एक ही बार की एनर्जी क्रिएट कर लेता है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो यही पॉइंट वो कह रहा है कि अगर प्लांट अगर एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रोवाइड कर लेता है, तो स्टार्च के फॉर्म में जाके कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट एक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। अभी तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो ये लीफ है भाई, तो अगर लीफ को अगर जूम करेंगे, माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे, तो कुछ इस तरह का हम लोग का लीफ दिखाएगा। हम लोग का लीफ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। ये सिंपल लीफ है। अगर इसको माइक्रोस्कोप में जूम करते हैं, ये ऐसा लीफ दिखाता है बस। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और सबको मैं बारीकी से लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये ककटाइल है, ये पार्ट, ये जो ककटाइल है, ये जो ये मोटा सा आया है, ये लो अपर लेवल अपर एपिडर्मिस है, और ये जो मोटा सा है ये लोअर एपिडर्मिस है, हाँ ठीक है। अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस पूरी क्लास 10th में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, कोई उतना मायने भी नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया आप लोग को समझने के लिए। और ये स्टोमा है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस सब को मैं जब ककटाइल सब पे जो सब बता रहा हूँ सब पे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये स्टोमा है, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ओपन सा है ये स्टोमा है। यहाँ पे ये सेल में ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है वैक्यूल, यहाँ पे सेल, ये जो बिंदु सा ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे जो खाली सा वैक्यूल्स है, और ये ऊपर से जो लेयर है इसको सेल वॉल बोलते हैं। और ये जो अंदर का पार्ट है ये इसको ये मोटा सा है, और ये इसको मिसोफिल या मिसोफिल सेल या क्लोरोफिल सेल कहते हैं, या मिसोफिल सेल या फोटोसिंथेसिस सेल कहते हैं, ठीक है। और इसको पर ध्यान दीजिए, ककटाइल सब पे देखें, क्लोरोप्लास्ट पे भी देखेंगे, पर मिसोफिल स्टोमा पर सब पर मैं देखूंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस था तो ककटाइल बता दिया। तो ककटाइल जो है लीफ को प्रोटेक्ट को करता है, और इसका मेन फंक्शन है
वाटर को लॉस नहीं होने देता है। जो कक्टाइल है वाटर को लॉस होने से बचाता है, बस इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर प्री बोर्ड में आ जाए या कहीं स्कूल वाला क्वेश्चन पूछ दे तो आप कि व्हाट इज द मोस्ट फंक्शन ऑफ कक्टाइल, तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कक्टाइल, तो आप सिंपल वे में बताइए कि कक्टाइल का मेन फंक्शन है वाटर को लॉस होने नहीं देना, वाटर को सेव करना बस। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर, आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज। जो लिप जूम किया हुआ था उसी का था क्लोरोप्लास्ट था उसमें और क्लोरोफिल था। ये जो सिंपल है इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, तो थोड़ा सा चलिए इसको छोटा सा मैं डिफाइन किया हूँ आपको समझने के लिए। क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वेयर CO2 एंड has to react and formation of glucose। क्लोरोप्लास्ट उसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है CO2 और H2O को आपस में रिएक्ट करवाना। इसको सिंपल भाषा में और कैसे कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस बनाना, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस बनाना बस। अब तो जानवे करते हैं कि फोटोसिंथेसिस बनने के बाद क्या होता है, फिर और फिर वो क्या किस चीज़ में फॉर्मेशन होता है, वो ग्लूकोज के रूप में फॉर्मेशन होता है बस। और कोई पूछे कि क्लोरोप्लास्ट का क्या मेन फंक्शन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो आप सबसे सिंपल बताइएगा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए बस, या फोटोसिंथेसिस का बनाने के लिए। तो क्लोरोफिल का क्या है, तो बस क्लोरोफिल का चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। क्लोरोफिल क्या, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट और फोटोसिंथेसिस। ये सबको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सनलाइट का होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो सनलाइट के होना इम्पॉर्टेंट है, ये तो बात सही है। तो क्लोरोफिल का सबसे मेन फंक्शन है कि वो सनलाइट को